इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया हुआ था कि जैसे ही मोदी जी की ट्रंप से बातचीत होती है, उनके जो मेजर टेक अवेज होंगे वो हम आपके साथ डिस्कशन में जरूर लेकर आएंगे। मेजर टेक अवेज जितने भी हैं उनको हमने आज के इस सेशन में कवर किया है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनी है वो दो तीन ही बातें हैं। जैसे अमेरिका ने भारत को F-35 देने का वादा किया है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के मसले पे भारत से कहा है कि आप खुद ही निपट लेना। तीसरा, प्रधानमंत्री की तारीफ में कहा है कि ये मोल भाव बढ़िया अच्छे से करते हैं, यानी नेगोशिएटर बढ़िया हैं। और मोदी जी से मिलते हुए कहा कि हम आपको बड़ा मिस कर रहे थे। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हेडलाइंस बनी हैं। इन्हीं हेडलाइंस को आज हम अपने सेशन में समेटते हुए पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इसमें शुरू करें उससे पहले आपको एक बात पहले ही बता दें, तब जाकर इस सेशन को आप सुनिएगा। बात यह है, ट्रंप एक बहुत बड़े वाले व्यापारी हैं। यह सबको बेहतर तरीके से पता हो तभी इस सेशन को सुनिएगा। हर जगह दिमाग यही लगाइएगा कि एक व्यापारी ने व्यापार के लिए बातें की हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के साथ खड़े हैं एलन मस्क। एलन मस्क उनसे भी बड़े वाले व्यापारी हैं, यानी वो व्यक्ति है जो संभवतः ट्रंप के साथ तो संभव है 2 बार के अलावा वो राष्ट्रपति रह नहीं पाएंगे। तो आने वाले समय पर ट्रंप की पार्टी के द्वारा हो सकता है उन्हें ही, रिपब्लिकन्स के द्वारा उन्हें प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़ा किया जाए। वो और बड़े वाले व्यापारी आदमी हैं, ठीक है। मोदी जी खुद गुजरात से बिलोंग करते हैं, जो कि व्यापार कैपिटल ऑफ इंडिया कही जा सकती है, क्योंकि यहां से अधिकांश लोग व्यापार को ही समझते हैं। तो व्यापार की बातें ढंग से समझ पा रहे हैं, व्यापारी और व्यापारी एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो ट्रंप मोदी जी को इसी कारण से एक बढ़िया नेगोशिएटर यानी मोल भाव करने वाला कह रहे हैं। अब मोदी जी ने ऐसा क्या नेगोशिएट कर लिया, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए अब तक जो घटनाएं घटी हैं वो मैं आपके सामने लिए चल रहा हूं, ठीक है। दिमाग में लेकर चलना कि बात अल्टीमेटली इस दुनिया में पैसे की ही है। बाकी सब किसने किसका क्या सम्मान किया, किसने किससे हाथ मिलाया, किसने किसकी कुर्सी खींची, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। ये मनोरंजन की बातें हैं। खेला पूरा पैसे पर टिका है, दुनिया पूरे व्यापार पर केंद्र कर रही है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साहब, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है। ट्रंप को अभी सरकार में आए हुए 20 जनवरी को ये सत्ता में शपथ लेकर पहुंचे हैं। 14 फरवरी के दिन आप सेशन सुन रहे हैं। लगभग 24 दिन बीते हैं और इसी पहले महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच 2 प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। एक जिसमें दोनों बैठे हुए हैं, सामने पत्रकार बैठे हैं, व्हाइट हाउस का नजारा है। और एक वो जिसमें कि प्रेसिडेंट्स हाउस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां जाकर दोनों खड़े होकर के पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे हैं। कुछ प्रमुख मुद्दे भी रहे और उसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जो भारत के लिए डिप्लोमेटिकली मायने रखते हैं। उन सब की चर्चाएं यहां पर हुई। चर्चाओं में F-35 का जोर शोर से चर्चाएं हुई। निकल कर आया कि यह आने वाले समय के अंदर अमेरिका भारत को F-35 देने का विचार कर रहा है। F-35 क्या है, डिटेल में जानेंगे, सारी बातों को खुल करके एक एक के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोनों ने 2 बार मीडिया का सामना किया। जिसमें सबसे ज्यादा तालियां बटोरी वो घटना क्या रही, 2 दिन पहले ही मैंने एक सेशन किया था जब नेतन्याहू गए हुए थे अमेरिका, और नेतन्याहू के जाने पर ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी सरकाई थी। जिसके बाद ट्रोलर्स ने कहा था देखो कि नेतन्याहू को इतनी इज्जत ट्रंप दे रहे हैं, इस बार इन्होंने मोदी जी के लिए भी कुर्सी का एडजस्टमेंट किया। यह भी एक बड़ी खबर बनकर के यहां पर निकल कर आई। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा से जब निकले थे तब मैक्रॉन इन्हें ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक आए थे। आप यहां से निकलते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में आपका भव्य स्वागत होता है। आप यहां पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही यहां पर तुलसी गैबार्ड से मिलते हैं। अभी तुलसी गैबार्ड कौन है? ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, भारतीय मूल की हैं, इसलिए इनसे मुलाकात होना और ज्यादा इंडियन डायस्पोरा में पॉजिटिविटी देता है। दोनों ही देश बैठ करके इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप पर बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे भारत में एनएसए अजीत डोभाल हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर माइकल वॉर्ड्स जो हैं वो वहां के एनएसए हैं, उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं। तो सीआईए के डायरेक्टर से बात होती है, साथ ही साथ में एनएसए जो है उनसे भी बात यहां पर हो जाती है। दोनों से बातचीत होने के बाद में प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क अपने परिवार के साथ मिलने पहुंचते हैं। परिवार में बच्चे सबका ध्यान आकर्षण कर रहे थे, यानी कि बच्चों को लेकर के इलॉन मस्क प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे। तस्वीरें बाहर आई जिसमें बच्चे भी यहां पर मीटिंग के पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर बच्चों को भेंट दी, वहीं पर इलॉन मस्क
अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए, डोजी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए यहां पर बैठे हुए थे और बैठ करके प्रधानमंत्री से यहां पर बातचीत हुई। इसी बीच में इलॉन मस्क ने इन्हें एक गिफ्ट भेंट किया। वो जो गिफ्ट था वो आपके सामने तस्वीरों में कुछ यहां दिखाई दे रहा है। ये गिफ्ट क्या है? गिफ्ट कहा गया है कि जो स्टारशिप भेजते हैं इलॉन मस्क अंतरिक्ष में, स्टारशिप जो इनका सबसे हैवी वेट एक रॉकेट है जिसको कि अंतरिक्ष में दूसरे इंटरप्लेनर मिशन के लिए भेजा जाता है, उसके शीट पर ऊपर लगा हुआ, शील्ड पर लगा हुआ मटेरियल है जो कितनी भी हीट आ जाए और वो पिघलता नहीं है। वो इन्होंने सैंपल के रूप में इन्हें भेंट किया। तो लोगों के मन में कयास लगने लगे कि भविष्य में हो सकता है कि इसरो या फिर इंडिया स्टार लिंक के साथ मिलकर, इनकी कंपनी के साथ मिलकर के जो प्लेनरी इंटरप्लेनरी जो एक्सप्लोरेशंस हैं उसमें सहयोग ले सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है साहब, ये मुलाकात होती है। इसके बाद में विवेक रामास्वामी जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पद पर खड़े हुए थे, कंटेस्ट करने के लिए चुनाव में खड़े हुए थे लेकिन बाद में बैठ गए थे, ट्रंप ने उन्हें अपने साथ फिलहाल रखा हुआ है पार्टी में, तो उनसे विवेक रामास्वामी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। ये सारी मुलाकातों की तस्वीरें आती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं व्हाइट हाउस। यहां पर इनके पहुंचने के कुछ नजारे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री को गेट पर रिसीव करने ऑफिस से एक मोहतरमा आती हैं। वो यहां से इन्हें रिसीव करके अंदर लेकर जाती हैं। जब ये अंदर लेकर जाती हैं तो अंदर मिलते हैं ट्रंप। ट्रंप बड़े ही गर्मजोशी से मिलते हैं और जो बात आती है वो वी मिस्ड यू अलॉट। ये शब्द ही केवल मीडिया को बाहर निकाल कर दिए गए, बाकी सब पर एकदम डीप साइलेंस था, क्योंकि जो बातें औरों से हो रही थी, कौन क्या करता है, वो बातें बाहर नहीं निकाली गई। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री अमेरिकी डिपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात की है, ऐसे ही भारत ने भी अपनी तरफ से लोगों को मिलवा दिया। ठीक है, अब इस बीच में शब्द निकल करके आया कि प्रधानमंत्री मोदी टफ नेगोशिएटर हैं। ट्रंप से यह पूछा गया, ट्रंप ने इसका क्या जवाब दिया, हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में यहां पर आप देखते हैं कि ट्रंप किस प्रकार से भारत के जो राजनयिक हैं, जो यहां पर अपने विदेश मंत्री हैं, एनएसए हैं, विदेश सचिव हैं, उन सबसे मुलाकात करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री से साइन दस्तखत करवाए जाते हैं। जब भी कोई विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाता है तो व्हाइट हाउस में उनसे उनके यादगार क्षण लिखवाए जाते हैं, और इस प्रकार से ट्रंप आउट ऑफ जेस्चर इस कुर्सी को पीछे खींचते दिखते हैं, कि उनकी कुर्सी को एडजस्ट करते दिखते हैं। जब नेतन्याहू की कुर्सी को इस तरह से सरकाया था या हेल्प की थी बैठने में, तो लोगों ने कहा था कि नेतन्याहू के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। अब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए भी तो कर रहे हैं, आप यहां पर देखें तो ये शायद इनके काइंड जेस्चर में शामिल की जाने वाली चीज हो। ठीक है साहब, प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से यह बात यहां पर बोली मीडिया के सामने कि भाई हमने आपको यहां देख करके बड़ी खुशी हुई है, आप यहां पर आए हैं। राष्ट्रपति के सामने ये बातें बोली। ट्रंप ने प्रधानमंत्री को एक एल्बम भेंट किया। वो एल्बम कुछ इस प्रकार से था। इस एल्बम में प्रधानमंत्री की अब तक अमेरिका में जितनी भी यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं से संबंधित जो भी तस्वीरें हैं वो सौंपी गई, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ। कुछ इस प्रकार से इस एल्बम के भीतर की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रंप और प्रधानमंत्री ने एक साथ स्टेजेस साझा की हों या फिर ट्रंप की भारत से जुड़ी हुई यात्राएं हों। ये सारी तस्वीरें इस एल्बम के अंदर संजोकर दी गई। ठीक है, फिर चीजें और आगे बढ़ती हैं। ट्रंप और मोदी जी के बीच में फिर मीडिया के बीच की चर्चाएं होती हैं। चर्चाओं में पहली चर्चा ऑयल के बारे में निकल आती है। ऑयल के बारे में क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और ऐसे में दुनिया भर को सस्ता तेल इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि हमको रूस सस्ता तेल दे रहा है। भारत बड़ा बड़ा कंज्यूमर है, ऐसे में कंज्यूमर ज्यादा बड़ा होने के चलते सस्ता तेल मिलने के कारण दुनिया को भी तेल सस्ता मिल रहा है, क्योंकि और महंगा तेल खरीद बेचने के लिए कोई बच नहीं रहा। ऐसे में चाइना, भारत, ये दोनों के दोनों रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप, याद रखिएगा मैंने बार बार कहा है कि ये एक बड़े वाले व्यापारी हैं। इन्होंने इसी चीज पर नजर लगाई। नजर लगाते ही क्या कहा कि भाई अब ऑयल आप हम लोगों से खरीदिएगा। क्या भारत अमेरिका से ऑयल खरीदता है? क्या अमेरिका के पास वाकई में ऑयल है? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। आप सऊदी अरेबिया, इनका नाम वगैरह सुनते हैं। सऊदी अरेबिया से ज्यादा रशिया, रशिया से ज्यादा अमेरिका क्रूड ऑयल पर डे प्रोड्यूस करता है। अब आप पूछेंगे तो प्रोड्यूस करता है तो ये क्या करना चाहते हैं? अब ये चाहते हैं जैसे आप रूस से तेल परचेज करते हैं, ऐसे हमसे तेल परचेज करिए। अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, एक व्यापारी के नजरिए से समझिएगा। ये कुल भारत का ऑयल इंपोर्ट है जो हम करते हैं,
ऑयल इंपोर्ट में मेजर एरिया लगभग 40% हम रशिया से करते हैं और लगभग 7% हम अमेरिका से करते हैं। अमेरिका चाहता है कि आप लोग हमसे भी तेल खरीदिए और इसे बड़ा स्पेस बनाइए। ऐसा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका पैसा कमाना चाहता है। ट्रंप केवल और केवल व्यापार करने के लिए राष्ट्रपति बने हैं और व्यापारियों ने उन्हें अपने लीडर के रूप में स्वीकार किया है कि आप आओ और अमेरिका के लिए पैसे कमाओ। तब एक इंटरेस्टिंग बात और मैं याद दिलाता हूं आपको, यदि याद हो तो इलेक्शंस के समय जैसे ही चुनाव जीते ये, इन्होंने अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में जो साइन किए, हस्ताक्षर किए, उनमें से पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलना पहला स्टेप था और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डील से बाहर निकलना भी उसके अंदर शामिल था। मतलब ट्रंप साफ कह रहे हैं कि पर्यावरण की चिंता अमेरिका नहीं करेगा। हम जबरदस्ती किसी के ऊपर ग्रीन हाउस ये क्लाइमेट चेंज का दबाव नहीं लाएंगे। हम नहीं कहेंगे कि साहब गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हम पैसे वाले लोग हैं, हम अमीर लोग हैं, हम सेटल कर लेंगे, हम ऊपर जाकर के ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, हमारी हेडेक छोड़ो। फिलहाल के लिए दुनिया वालों हमसे तेल खरीदो, तेल खरीदकर अमेरिका को ग्रेट बनाओ, पहले हम पर पैसा पहुंचाओ, उसके बाद बाकी हैंडल होगा। तो व्यापारी ने पहली बात क्या करी कि तेल भारत हमसे खरीदे। और साथ ही साथ चाइना को ध्यान में रखते हुए भी कुछ बातें कही गई। चाइना को ध्यान में रखते हुए क्या बातें की गई उसके बारे में भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर, ये बातें हैं सारी की सारी, वो मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि फिर वो रिदम ब्रेक होगा। तो इन्होंने एक बात और कही अपनी तरफ से कि भाई हम लोग जो है ना, आने वाले समय में बांग्लादेश को लेकर के सारा मसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ते हैं। इनसे पूछा गया कि आप बांग्लादेश के इशू पर क्या कहेंगे। सुना है कि वहां पर अमेरिकी डीप स्टेट इन्वॉल्व था। बोले डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट की तो कोई खबर नहीं है हमारे पास, लेकिन बांग्लादेश के मसले को प्रधानमंत्री मोदी संभाल लेंगे। यानी एक प्रकार से बांग्लादेश को अब भारत के हवाले छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि आप देख लेना भाई कि उसमें क्या कर सकते हो। इसका मतलब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के समय जिस प्रकार से शेख हसीना को बाहर निकाला गया और मोहम्मद यूनुस वहां पर कार्यकारी एडवाइजर बनकर बैठ गए, अब फिलहाल के लिए ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीन सिग्नल दिया गया है, बांग्लादेश देख लेना, आप ही लोग हैंडल कर लेना। मतलब बांग्लादेश के बारे में कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट वहां काम कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि हमें डीप स्टेट का तो खैर फिलहाल कोई रोल नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं, काफी वर्षों से काम हो चुका है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मैं बांग्लादेश को अब प्रधानमंत्री के हाथों छोड़ता हूं। यानी कि बांग्लादेश का मसला भारत के हाथ में डाल दिया कि आप लोग हैंडल कर लेना। और यह बात समझ में आनी भी चाहिए। यह मैंने कईयों बार आपको पुराने सेशंस में बताई और कहा है कि ट्रंप ने आते ही शेख हसीना का साथ देना शुरू कर दिया है। शेख हसीना ने भी बांग्लादेश में रिवाइवल शुरू कर दिया है। समझ में बांग्लादेश के लोगों को भी आ गया है। बांग्लादेश वालों ने अडानी से फिर से बिजली खरीदना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के फिर से सारा सिस्टम चलना शुरू हो गया है और ये सारा की सारा मामला पीछे की तरफ सिरकेगा। ठीक है साहब। खैर, अब ये बात निकल कर आई और इस विषय के ऊपर फिर मिस्त्री साहब से भी पूछा गया कि साहब क्या क्या बातचीत हुई, तो इन्होंने अपनी तरफ से ब्रीफिंग इस बात पर दी। कुल मिलाकर बात यह है कि अब इनकी ज्यादा चलने वाली नहीं है और आने वाले समय के अंदर भारत फिर से बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण देश और पड़ोसी बनकर सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। रशिया यूक्रेन का जब मामला आया तो इस मामले पर प्रधानमंत्री ने फिर से ट्रंप के सामने एक ही बात कही कि देखो साहब, मैंने पहले भी कहा था, पुतिन जी के सामने भी बैठकर कहा था। क्या कहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन, यह समय इस वॉर का नहीं है, युद्ध का समय नहीं है। मैं आपके उन प्रयासों की सराहना करता हूं जब आपने जेलेंस्की और पुतिन को कॉल करके कहा कि लड़ो मत। हमारा भी एक पक्ष है, हमारा पक्ष शांति का पक्ष है और हम ये मानते हैं कि किन्हीं भी दो देशों के बीच में मसले टेबल पर बैठकर नेगोशिएट करके ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसे रिजॉल्व नहीं होते हैं। हमने अपनी तरफ से ये बातें रखी, भारत ने अपनी तरफ से ये बात रखी। इसके बाद में फिर ट्रंप की बारी आती है। ट्रंप बोलते हैं कि हम F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को देना चाहते हैं। इन्होंने कहा इस साल ही अब भारत के साथ अपनी मिलिट्री सेल्स को काफी ज्यादा बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ऊपर अब भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देंगे। अब फिर से इस बात को ऐड करिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर से दिमाग जोड़िए। सेशन की शुरुआत में कहा था ये व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी है, इसे पता है कि F-35 बेचा जा सकता है, बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। खेला सारा व्यापार का है जी, पैसा कमाने का है। F-35 क्या है? दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमानों में काउंट किया जाने वाला विमान है F-35। F-35 ही है जिसे अमेरिका भारत को पहले देने से इनकार कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे यह लगता था कि अगर हमने रूस से S-400 लिया हुआ है तो F-35 हमसे तब देंगे हम तुम्हें जब आप S-400 की डील कैंसिल करोगे। भारत ने S-400 की डील कैंसिल नहीं की, हमने उधर से S-400 रूस से ले लिया।
अब ये कह रहे हैं कि अब हम आपको F-35 देने को तैयार है। पिछली बार जब ट्रंप थे ना, तो इन्होंने हमें F-35 देने से इनकार कर दिया था। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी विजय हो गई हमारी। हाँ, इसको आप विजय के रूप में काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये एक व्यापार है। व्यापार कैसा? थोड़ा सा पहले F-35 के बारे में जान लो, फिर आपको यह व्यापार भी समझ में आने लगेगा। 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत फाइटर जेट है। आप कीमत जान जाएंगे तो चौंक जाएंगे। $110 मिलियन का यह पड़ता है। $110 मिलियन कितना होता है? लगभग 8700 करोड़ रुपए का $1 बिलियन होता है। $1 बिलियन का लगभग 9वां हिस्सा आप पकड़ लीजिए। मतलब लगभग ये एक ही विमान 900 करोड़ रुपए से ऊपर का है। 900 करोड़ रुपए से ऊपर का एक फाइटर जेट होना, ये अमेरिका के लिए बेचने का एक बड़ा सौदा है। ये ऐसे समझिए कि लोग गाड़ियां खरीदते हैं और देश फाइटर जेट खरीदते हैं। ये फाइटर जेट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एडवांस फाइटर जेट इसलिए माना गया कि दुनिया वाले इसे रडार से नहीं पकड़ पाते। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, यानी कि इसका एक ऐसा मटेरियल इस पर यूज हुआ है कि रडार की तरफ से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो इसे पकड़ नहीं पाती। एक तो तेज निकल जाता है और दूसरा रडार कैप्चर नहीं कर पाता। इसका मतलब अगर इस फाइटर जेट के साथ भारत जाकर पाकिस्तान में बम गोले गिराता है तो गिराने के तक भी उनको पता नहीं चलेगा। बम गोले गिरा दिए, वापस आ गए, उनको एहसास भी नहीं होगा कि कोई दूसरा देश बम फोड़ के गया है। वो उसे प्राकृतिक आपदा ही मानेंगे कि हो सकता है कि कुछ ऊपर से ही हो गया हो, किसी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो F-35 फाइटर जेट होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए साहब, बहुत ही बड़ी बात है ये तो। अब F-35 के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, सुपरसोनिक स्पीड है, मल्टी रोल क्षमता है, सब कुछ ही बढ़िया है। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है वो समझो। देखो, इंडिया में इस समय बेंगलोर के अंदर एरो इंडिया शो चल रहा है। उस एरो इंडिया शो 2025 का याला लंका के जो मतलब बेंगलोर में अपनी जगह है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर दुनिया भर के फाइटर जेट्स अपनी डेमो देने आए हुए हैं। और उन डेमो में हमने ये सेशन किया था, ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, आपने देखा हो। हमने बताया था कि बेंगलोर के अंदर एरो इंडिया 25 चल रहा है, जिसमें रूस का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35 दोनों ही भारत के सामने आए थे बिकने कि साहब आप हमें खरीदें, हम आपके सामने बिकने के लिए तैयार हैं। भारत ने 4.5 जनरेशन का, 4.5 जनरेशन का राफेल ऑलरेडी फ्रांस से परचेज किया हुआ है। फ्रांस के पास अभी प्रधानमंत्री गए थे तो 26 राफेल की और बात हो गई, तो उस पर भी नेगोशिएशन चल रहा है। तो दुनिया वालों को पता है कि भारत एक अच्छा क्रेता है, खरीदार अच्छा है। खरीदार अच्छा है तो इनको कोई कह रहा है राफेल बेच दो, कोई कह रहा है F-35 बेच दो, कोई कह रहा है सुखोई F-57 बेच दो। तो सुखोई 57 बेच दो, F-35 बेच दो, राफेल M बेच दो, सब हमको ही बेचने में टिके हैं। क्यों? क्योंकि एक यूनिट ही सोचिए ना। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप एक लोगे नहीं कि लाओ भाई एक F-35 दे दो, पागल थोड़ी हो। F-35 एक दे दो, ये सब एक पूरा बेढ़ा बनाना पड़ेगा आपको। 10, 15, 20, जैसे 36 आपने राफेल ले रखे हैं, फिर 26 लेना चाह रहे हो, 50, 60 लोगे। अब 60 अगर राफेल ले रहे हो और एक ही 900 करोड़ रुपए का है, लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास आपको लैंडिंग हो रही है, उसकी ऑन रोड लैंडिंग हो रही है, तो आप सोचकर देखो कि $6 बिलियन का सीधा सीधा आपने सौदा कर लिया। यही खेला है असल में दुनिया वाले जो भारत के साथ खेलते हैं। हमसे कहेंगे कि तुम सब्जियां बेच दो, तुम हमको ये बेच दो। हम सोचते हैं हम व्यापार करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, और वो एक ही बार में पूरा की पूरा पैसा कमा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये खेला ये लोग हमारे साथ खेलते हैं। मैंने कहा ना व्यापारी आदमी है, तो व्यापारी ने यही काम किया। 2021 में भी ये बात हुई थी, लेकिन वो उस समय एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। हालांकि F-35 कितना उन्नत है इसको ऐसे समझ लो कि तुर्की इसे लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि अमेरिका कैसे भी इसे दे दे। वो हर मॉडल पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये अभी तक दे नहीं पाया है। हालांकि चीन जो है इस समय F-35 से भी उन्नत किस्म के फाइटर जेट बना चुका है, ऐसा वो क्लेम करता है। लेकिन चूंकि चीन ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है और अमेरिका इन F-35 से काफी सारे युद्ध जीत चुका है, ऐसे में F-35 की विश्वसनीयता ज्यादा है। फिर आप पूछेंगे तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। नहीं साहब, इसमें एक चैलेंज है, और चैलेंज जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो आप एक बार जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी है, आपको भी अगर मिले तो पुष्टि कर दीजिएगा। $36,000 इसे एक बार उड़ने में 1 घंटे के लिए लगते हैं। $36,000 को आप सीधा सीधा 90 से गुणा कर लो, लगभग हो गया ये 2.5 करोड़ रुपए के आसपास।
3 करोड़ रुपए के आसपास। सिंगल 1 घंटे की फ्लाइट इसकी 3 करोड़ की है। पहले 1000 करोड़ का तो खरीदो और फिर फाइटर जेट को चलाने में आपको लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने हैं सिंगल 1 आवर के हिसाब से। अगर ये तथ्य सही है इंटरनेट पर जो उपलब्ध है तो ये अपने आप में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और ऐसे में भारत इसको खरीदे और खरीद कर प्रैक्टिस में इसे चलाए तो सोचो कितना डिफेंस पर खर्च करेगा। ठीक है, एक और जानकारी आपको याद हो तो मैंने थोड़े दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री फ्रांस से अमेरिका की यात्रा पर निकल ही रहे थे उस समय मैंने कहा था कि मोदी जी वहां जाकर आईमैक पर चर्चा करेंगे। आईमैक बोले तो इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप की कनेक्टिविटी। मैंने कहा था चीन को टक्कर देने के लिए तैयारी रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या उस पर बात हुई? बिल्कुल, उस पर अमेरिका तैयार हो गया और उसने ये कहा कि अब हम इस गलियारे के लिए तैयार हैं जिसके लिए भारत से निकल करके रास्ता वाया इजराइल यूरोप तक जाएगा। ये कहते हुए सुनाई भी दे रहे हैं। ठीक है, आईमैक पर मैंने 2 दिन पहले ही सेशन किया था, आपने देखा हो तो आप इसे देख सकते हैं। 12 फरवरी को मैंने सेशन किया है। मैंने बताया है कि किस तरह से जो रास्ता बीआरआई का निकला हुआ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का निकला हुआ है, उसका सब्स्टिट्यूट भारत ने पेश किया है जिसमें अडानी को फायदा हो सकता है। अडानी को फायदे के लिए हमने बताया था इजराइल का हाइफा पोर्ट जिसके माध्यम से उनका फायदा हो सकता है। खैर एनीवे, इसमें बहुतों का बहुत कुछ स्टेक लगा होगा, इसके लिए ये लोग तैयार हो गए। ये जानकारी भी मैंने आपको 2 दिन पहले दे दी थी कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, इस बात को जरूर रखेंगे और उस पर मतलब ट्रंप एग्री कर गए हैं। ठीक है, और क्या कहा साहब? इन्होंने कहा कि हम व्यापार को डबल करना चाहते हैं, व्यापार को पहुंचाकर $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है, तेल और गैस की सप्लाई बढ़ाने का लक्ष्य। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है और वो क्या है? बात ध्यान रखने की यह है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात किए हैं। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ पर आज शाम को मैं बातें बाजार की जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर सेशन करूंगा जिसका नोटिफिकेशन मैं यहां पर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा। आप उसे भी एक बार के लिए जरूर देखिएगा ताकि आपको रेसिप्रोकल टैक्स भारत के ऊपर कौन से सामान पर उसका कितना नेगेटिव असर पड़ेगा वो सारी जानकारियां मिलेंगी। और क्या जानकारी हुई? दोनों देशों के बीच में 2 और दूतावास खोलने की मंजूरी हुई। भारत के दूतावास अमेरिका के अंदर बोस्टन के अंदर खोला जाएगा और लॉस एंजलिस के अंदर खोला जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच लोगों की पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छे से बेहतर हो सके। टैरिफ को लेकर के इन्होंने जब मोदी जी पहुंचने वाले थे उसी समय रेसिप्रोकल टैक्स अनाउंस करा दिया था। मतलब दुनिया के जितने भी देश अमेरिका पर जो टैक्स लगाते हैं अब अमेरिका भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएगा। जिससे क्या होगा? अगर अमेरिका को सस्ता माल बेचते हो तो अमेरिका आपको सस्ता बेचेगा, अगर अमेरिका को महंगा बेचते हो तो अमेरिका आपको महंगा बेचेगा। कुल मिलाकर के टैक्सेशन में बराबरी करने का इन्होंने निर्णय ले लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री को टफ नेगोशिएटर कहा गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने यह कहा हो कि हम आपसे F-35 खरीद लेंगे, हमारे गुड्स के ऊपर से टैक्स हटाओ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर भारत एक ही देश के साथ तो व्यापार करके लाभ कमाता है, उसका नाम है अमेरिका। अगर उसके साथ भी व्यापार में घाटा होने लगा, आज का शेयर मार्केट धड़ाम हो रखा है, अगर होने लगा तो हम तो वैसे ही खत्म हो लेंगे क्योंकि हमारे साथ में बहुत सी मुसीबतें और आ जाएंगी। मुसीबतें क्या? फिर दुनिया का हर देश हमारे साथ ऐसी ही डील करने लगेगा। तो ऐसे में भारत को आवश्यकता है इस नेगोशिएशन की। तो जब ट्रंप ने यह लाइन बोली है कि भारत एक टफ नेगोशिएटर है तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा निकलता है। खैर, इनसे पूछा गया प्रधानमंत्री से कि क्या आपकी और मोदी ट्रंप की अडानी को लेकर कोई बात हुई? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है और किसी एक व्यक्ति के लिए 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठकर बात करें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यह बात हुई। इसके साथ साथ ही जब इनसे पूछा गया तो ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि जब भारत पर जो मुंबई में बम धमाके हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था जिसने हेडली को सारा सामान व्यवस्थित करके दिया था, राणा, उस राणा को, उसका नाम था तहावुर हुसैन राणा, उसको हमने भारत को प्रत्यर्पित करने का निर्णय ले लिया है। प्रधानमंत्री के जाने से पहले ही इन्होंने प्रधानमंत्री को ऑफर में कहा कि देखिए आपके 2008 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था तहवुर राणा, जो अमेरिका में गिरफ्तार हो गया था, जो कैनेडियन नागरिक बन चुका था, हम उसे आपको दे रहे हैं, एक्सट्राडाइट कर रहे हैं। उसके बारे में भी इन दोनों के बीच में बात हुई। और क्या बात हुई? अवैध प्रवासियों को लेकर भारत का क्या स्टैंड था? तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत से अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर भारत से बाहर जा रहा है तो पहली बात तो यह कि जिस व्यक्ति ने उसको इस काम के लिए कन्विंस किया है, बोले हम उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अवैध प्रवासियों के मसले पर भारत ने अमेरिका का ही साथ दिया कि अगर आपके पास में हमारे देश से निकलकर कोई आ रहा है तो उसे वापस टिका दो। इनडायरेक्टली उसका मतलब यही था। कुल मिलाकर ये दोनों ही देशों की बातें थी। दोनों ही देशों की बातों में भारत भी अपने आप को ग्रेट बनना चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में ही तेल बेच दिया, F-35 बेच दिया, टैरिफ लगा दिए
कुल मिलाकर के खुद का भलिया भला कर लिया। अब देखना होगा कि भारत इन ऑफर्स में से अपने लिए क्या लेकर आता है, या फिर केवल इस बात पर खुशियां मनाता है कि हाँ साहब हमारे साथ बढ़िया वेलकम दिया था और अच्छे से मुलाकात की थी। दोनों में से क्या होता है, जो भी होगा हम आपको डिटेल में जैसे भी आगे आएगा